Hello everyone. My name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Badmi. तो स्टूडेंट हमने हमारे लास्ट सेगमेंट में पढ़ा था लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस और उसमें भी हमने पढ़ा था टाइम डिपेंडेंट लॉसेस यानी कि लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट एंड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन। आज जो हम लॉस पढ़ने वाले हैं वो बच्चों रहेंगे हमारे लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, losses of pre-stress कंक्रीट, और उसमें भी कौन से रहने वाले हैं स्पेसिफिकली मेरे इमीडिएट लॉसेस। अब कौन से होंगे हमारे इमीडिएट लॉसेस? तो क्योंकि हमने 3 लॉसेस पढ़ चुके हैं, अब इसका नंबर मैं दूंगा 4th, 5th और 6th। 4th लॉस यानी कि लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, 5th पे हो जाएगा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, एंड लास्ट वन हो जाएगा हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन दैट स्टील टेंडन एंड कंक्रीट सरफेस। ठीक है, तो 4th नंबर पे कौन सा हो जाएगा? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ओके, 5th नंबर पे है हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू anchorage slip. Okay, and last one for our losses is going to be loss of pre-stress due to friction between tendon and concrete surface. ठीक है, इसके लिए आपको काफी सारी बुक्स में सिर्फ यहाँ तक ही मिलेगा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, तो पहला लॉस देखिए हम, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। ठीक है, तो अगेन एक बार इसे हम बेसिक से समझेंगे कि हमारे प्री स्ट्रेस का बेसिक क्या था। कि इस तरह का एक हमने बीम मेंबर लिया, उस बीम मेंबर के अंदर हमने क्या प्रोवाइड करा दिया बच्चों? एक मिनट, एक टेंडन प्रोवाइड करा दिया इस तरह से। टेंडन का दूसरा कलर चूज करके देखते हैं हम। ये हमने क्या प्रोवाइड करा दिया बच्चों? एक स्टील टेंडन। ठीक है, अब इस टेंडन के ऊपर लग रहे होंगे कुछ लोड्स इस तरह से। ओके, लोड की वैल्यू ले ली हमने P किलो न्यूटन। लोड यानी कि फोर्स एक ही बात है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल जो मेरा ये सेक्शन है कंक्रीट का सेक्शन, ठीक है, इसको ये कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन लाएगा एक बार के लिए, क्योंकि ऊपर से हम लोड लगा रहे हैं तो इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, डिफॉर्म करेगा क्योंकि कंप्रेसिव लोड है। तो मेरा कंक्रीट क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। वहां पर यहाँ पर जो लेंथ है कंक्रीट की वो हमें रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर लॉस ऑफ लेंथ ऑफ कंक्रीट हमें को मिलेगा। ठीक है, अगर लॉस ऑफ लेंथ ऑफ कंक्रीट है उसके साथ ही क्या मिल जाएगा यहाँ पर बच्चों? क्योंकि कंक्रीट और जो मेरा स्टील है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा कंक्रीट और स्टील एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जितना कंक्रीट के साइज में रिडक्शन आएगा उतना ही जो मेरा स्टील का एलोंगेशन था उसमें भी रिडक्शन आ जाएगा। अब उसमें रिडक्शन आया, लॉस ऑफ एलोंगेशन का रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ एलोंगेशन आ गया, तो लॉस ऑफ एलोंगेशन की वजह से हमें क्या मिल जाता है? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस यहाँ पर अकर हो जाता है। तो बच्चों समझ आया किस तरह से कि जो मेरा कंक्रीट था वो खुद कंप्रेस हो गया, उसकी लेंथ में डिक्रीज आ गया। उसकी लेंथ में डिक्रीज आया क्योंकि स्टील और कंक्रीट जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, इसलिए स्टील की लेंथ भी कम हुई। और हमने इतने टाइम तक ऑब्जर्व किया, जैसे ही स्टील की लेंथ कम हो जाती है मुझे क्या मिलता है? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ऑब्जर्व हो जाता है।
और लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस के लिए हमने फॉर्मूला क्या निकाला था? फॉर्मूला था हमारा डेल्टा सिग्मा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, ये क्या है? यंग्स मॉडुलस है ऑफ इलास्टिसिटी, किसके लिए? स्टील के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें प्री स्ट्रेस का रिडक्शन करवाना है वो किस में करवाना है बच्चों? स्टील में। और ये जो आपको टर्म दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है इस बार? जैसे क्रीप की वजह से हमने लिया था तो क्रीप स्ट्रेन था, श्रिंकेज की वजह से लिया था तो श्रिंकेज स्ट्रेन था। इस बार हम डायरेक्टली क्या करें? इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। और अगर आपको याद हो बाय हुक्स लॉ, किसी इलास्टिक मटेरियल के लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया? स्ट्रेस को एक बार मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ ताकि हमें सिग्मा और एफ में कंफ्यूजन ना हो जाए, इनिशियल स्ट्रेसेस भी हमें दिखाने पड़ते हैं। तो एफ, ये स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा? स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ओके बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट। अब इस टर्म को आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है। जब रिप्लेस करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन यानी कि इलास्टिक स्ट्रेन मेरा इक्वल हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेल्टा सिग्मा की वैल्यू मुझे बच्चों क्या मिलेगी? स्ट्रेस अपॉन में, और ये स्ट्रेस किसका है? कंक्रीट का। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रेस किसके लिए? कंक्रीट के लिए। और जब हमने क्रीप ऑफ कंक्रीट के लिए डिफरेंट प्रोफाइल के लिए डिफरेंट साइड के लिए, यानी कि सपोर्ट पे एफसी अलग था, मिड स्पैन पे अलग था, और हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल थी कि उसकी टेंडन की, या फिर पैराबोलिक प्रोफाइल थी टेंडन की, सबके लिए अलग अलग वैल्यू निकाली थी। तो ये एफसी सेम ही रहने वाले, जिसे नहीं पता तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देखिए और उसमें क्रीप के कारण जो हमारा लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस आ रहा था वो पोर्शन देखिए, तो आप एफसी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, उसमें इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो एफसी अपॉन में ईसी और साथ में ईएस। अब यहाँ पर आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे बच्चों, इधर देखिए, ईएस अपॉन ईसी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और कंक्रीट का जो रेशियो होता है उसे बच्चों हम बोल देते हैं मॉडुलर रेशियो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो इस तरह से आप लिख सकते हैं साइड में, एक टर्म होती है मॉडुलर रेशियो, जिसे हम m से डिनोट करते हैं और इक्वल किसके हो जाती है? ईएस अपॉन ईसी के इक्वल हो जाती है। तो m को बच्चों रिप्लेस करो तो यहाँ पर आपके पास लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा कितना मिल जाएगा आपको? m fc। इस फॉर्मूले को देखकर आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, जब हमने क्रीप के लिए फॉर्मूला निकाला था तब कितना आया था? m5fc आया था। तो आप वो फॉर्मूला याद करें m5fc, उसके साथ ही साथ आपको इलास्टिक शॉर्टनिंग वाला यानी कि इमीडिएट लॉस, ये किस तरह का लॉस है बच्चों? इमीडिएट लॉस है। ठीक है, तो इमीडिएट लॉस में mfc सिर्फ याद करना हो। क्रीप के कारण क्या है? m5fc, और यहाँ पर क्या है? mfc, जिसमें m है मॉडुलर रेशियो और f क्या रह जाता है मेरा? वही स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडन, जो कि अगर आपको याद हो तो हमने कैसे निकाला था? अगर आपको क्विकली मैं यहाँ पर लिखवाऊं, यहाँ साइड में एक बार लिख देता हूँ एफ सी की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों हमने? P बाई ए माइनस एम अपॉन आई इंटू ई प्लस पीई अपॉन आई इंटू ई। और जिससे नहीं पता ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है, इसके लिए बच्चों आपको प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा। मेरे हर लेक्चर में मैंने कहा है कि आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस से देखने पड़ेंगे, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी और पूरा टॉपिक समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव कर लिया कि लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस अगर इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास फाइनल डिराइव हो क्या है? एम एफ सी। और एफ सी को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जिस तरह से सपोर्ट पे हो, मिड स्पैन में हो, तो हॉरिजॉन्टल केबल प्रोफाइल यानी कि हॉरिजॉन्टल टेंडन प्रोफाइल और पैराबोलिक टेंडन प्रोफाइल, दोनों के लिए मैंने एफ सी को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता रखा है। तो ये था बच्चों हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। अब बच्चों कई बार क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ लेता है कि मुझे परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस बता दो। तो परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस के लिए लिखिए आप, फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू एम एफ सी। ओके, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किया है। और उसके बाद किसी ने पूछ लिया परसेंटेज लॉस ऑफ
प्री स्ट्रेस आपको निकालना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप लिख दोगे, ऊपर लिखोगे लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, अपॉन में कर दोगे इनिशियल वैल्यू ऑफ प्री स्ट्रेस और मल्टीप्लाई कर दोगे 100। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना हो तो किस तरह से हो जाएगा, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा अपॉन में सिग्मा नोट मल्टीप्लाई बाय 100, जहां पर यानी कि वेयर सिग्मा नोट इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ प्री स्ट्रेस अप्लाइड। ओके बच्चों, ये होगी इनिशियल वैल्यू ऑफ प्री स्ट्रेस अप्लाइड। अब बच्चों आपको एक चीज बता दूं, ये जो लॉस हमने पढ़ा है, ये जो डेरिवेशन किया है हमने पूरा, ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्री टेंशन मेंबर के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसको बाय केस डिनोट करना चाहो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज केस 1 फॉर प्री टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, तो ये किसका केस था, प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए। अगर आपको प्री टेंशन मेंबर के लिए अगर एनालिसिस करना है इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉस का, तो आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम में अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर यूज कर सकते हैं, इतने सब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वैल्यूज आपको गिवन रहती है। ठीक है, तो केस 1 क्या पढ़ा हमने, प्री टेंशन मेंबर के लिए, जिसमें हमने लास्ट में परसेंटेज लॉस भी निकालना सीख लिया। ये परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला आप चाहे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसने क्या बोल दिया कि इनिशियल वैल्यू ऑफ प्री स्ट्रेस अप्लाइड कितनी थी आपके पास, 1000 किलो न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ओके, और उसके बाद आपको बोल दिया कि लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस हो गया 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी वजह से जो परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस आने वाला है वो कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली रखोगे लॉस अपॉन में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको कितना दिख जाएगा, ये 10% दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर इसका 10%। सो दिस वाज द केस 1 फॉर प्री टेंशन कंक्रीट। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केस 2 पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अब पोस्ट टेंशन के आगे सब डिवीजन किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका सब डिवीजन है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इफ वी आर प्री स्ट्रेसिंग अ सिंगल टेंडन। ठीक है, इफ वी आर प्री स्ट्रेसिंग यानी कि इफ वी आर स्ट्रेचिंग वन सिंगल टेंडन। ठीक है, तो पहला केस क्या हो जाएगा, इफ सिंगल टेंडन इज स्ट्रेच्ड। ओके, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंडन को स्ट्रेच किया गया है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके लिए आपको अगेन बेसिक पर जाना पड़ेगा। यहाँ हम डिफरेंट कलर चूज कर लेते हैं। ये थी मेरी एक बीम, इस बीम के अंदर मैंने लगा दिया टेंडन। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो जब पोस्ट टेंशन की बात करता हूं तब हम उसमें क्या प्रोवाइड कराते थे, एक इस तरह से होलो डक्ट प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर बच्चों क्या होता था, होलो डक्ट, यार वी आर प्रोवाइडिंग वन होलो डक्ट हियर। अब इस होलो डक्ट के अंदर ये बाहर से लगी हुई है एंकरेज प्लेट्स, ये वाला होलो डक्ट है। ठीक है, ये लगी हुई है हमारे पास एंकरेज प्लेट्स। तो जब इन टेंडन्स को खींचा जाता है, ठीक है, जब इन टेंडन को पी फोर्स से इस तरह से खींचा जाता है, तब ये जो मेरी यहाँ पर एंकरेज प्लेट्स हैं वो उसके साथ ही साथ यानी कि साइमल्टेनियसली इसके ऊपर उतनी ही रिएक्शन का फोर्स जनरेट करके स्ट्रेसेस को जनरेट कर रही है, यानी कि प्री स्ट्रेसिंग कर रही है। तो अब पोस्ट टेंशन के अंदर क्या होता है कि टेंशनिंग
और कंप्रेसिंग ऑफ द मेंबर यानी कि प्री स्ट्रेसिंग ऑफ द मेंबर इज हैपनिंग एट द सेम टाइम यानी कि साइमल्टेनियसली हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से जितनी इलास्टिक शॉर्टनिंग होनी थी उस मेंबर की, ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ, इधर देखिए, जैसे जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ ये एंकरेज प्लेट उसी के साथ साथ टाइट कर रही है और जो शॉर्टनिंग हो रही है वो साथ में ही हो रही है। तो एंकरेज प्लेट को टाइट करने के बाद मुझे वहां पर कोई भी शॉर्टनिंग ऑब्जर्व नहीं होने वाली, तो इसलिए मुझे यहाँ पर मिलेगा इन द केस ऑफ इफ सिंगल टेंडन बार इज स्ट्रेच्ड देन वी विल ऑब्जर्व नो लॉस और जीरो लॉस। इसका रीजन क्या है? बिकॉज टेंशनिंग and tensioning of tendon, wait a minute, tensioning of tendon and compressing of concrete is happening at same time, ठीक है। So shortening of concrete, so elastic shortening of concrete will also be, इसे आप नोट लगा कर लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, will also be observed at same time. So that is why in last we observe no loss। ठीक है, आप सिंपली याद भी रख सकते हैं कि अगर सिंगल टेंडन बार को स्ट्रेच किया गया है तो उसमें हमें कोई भी लॉस ऑब्जर्व नहीं होगा। और ये मेथड हमने कहाँ से सीखा, ये कंसेप्ट हमें कहाँ से पता लगा? प्री स्ट्रेसिंग के बेसिक से जो हम मेथड पढ़ रहे थे प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में। तो पोस्ट टेंशनिंग में हमें पता है कि साथ में ही एंकर कर देंगे, मतलब कंप्रेशन और टेंशन एक साथ होगा, उसकी वजह से जितनी शॉर्टनिंग होनी है उसी टाइम हो जाएगी, तो हमें बाद में कोई भी लॉस ऑब्जर्व होने वाला नहीं है। इसलिए इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से जो हमने लोड एक बार लगा दिया उसके बाद कोई भी हमें वहां पर लॉस ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये था केस जो हमारा पोस्ट टेंशन वाला है उसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से अगर क्या हो कि बहुत सारे टेंडन लगे हो, एक की बजाय क्या लगा हो, ज्यादा टेंडन लगे हो, तो उसके लिए ऑब्जर्व करते हैं चीजें हम। सेकंड केस मेरा क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका। बी पार्ट, इफ मल्टीपल tendons are stretched at same time। क्या हो अगर बहुत सारे टेंडन्स को एक साथ स्ट्रेच किया जाए? ठीक है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। ये मैंने एक मेंबर प्रोवाइड कराया, ठीक है, इसके अंदर मैं टेंडन्स प्रोवाइड कराऊंगा। एक बार 3 टेंडन से ही काम चला लेते हैं। अब यहाँ क्या लगी होंगी, एंकरेज प्लेट्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इन सबको एक साथ खींच रहे हैं, ठीक है, सबको एक साथ खींच रहे हैं यानी कि टेंशन लगा रहे हैं। तो इन मेंबर के ऊपर जो कंप्रेशन होने वाला है यहाँ, वो भी साइमल्टेनियसली होगा, वो एक साथ ही होगा, ठीक है। अब एक साथ हो रहा है कंप्रेशन, तो इलास्टिक शॉर्टनिंग कंक्रीट की उसी टाइम पर हो जाएगी, उसी टाइम पर हो जाएगी, तो हमें जो फाइनल वैल्यू ऑब्जर्व हो जाएगी वहां पर हमें वी विल ऑब्जर्व नो लॉस इन द केस ऑफ इफ मल्टीपल टेंडन आर बीइंग स्ट्रेच्ड एट द सेम टाइम। क्योंकि सारों को एक साथ स्ट्रेच कर रहे हो, टेंस कर रहे हो, तो कंप्रेशन भी तो एक ही साथ लग रहा है। कंप्रेशन एक लग रहा है तो पूरा जो मेंबर है कंक्रीट का वो भी तो एक ही साथ शॉर्ट हो रहा है, वो एक साथ शॉर्ट हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू जो आने वाली है कंक्रीट की स्ट्रेचिंग की, कंप्रेस होने की, जितना एलोंगेशन का लॉस है ना वो तो हो ही जाएगा उसी टाइम पर ही। ठीक है, तो जब आप उसको टाइट कर दोगे उसके बाद तो कोई लॉस ऑब्जर्व ही नहीं होना, इसलिए यहाँ पर फाइनल वैल्यू ऑफ लॉस विल बी जीरो, यानी कि वी विल ऑब्जर्व नो लॉस इन द केस ऑफ मल्टीपल टेंडन बीइंग स्ट्रेच्ड एट द सेम टाइम आल्सो। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट है हमारा यहाँ पर थर्ड वन, इफ मल्टीपल टेंडन्स
आर स्ट्रेच्ड sequentially. ठीक है, अगर बहुत सारे टेंडन्स को एक साथ सीक्वेंस में ही हम यहाँ पर स्ट्रेच करते जाएं, यानी कि एक टाइम पे उन्हें स्ट्रेच नहीं करना है बच्चों में। ठीक है, तो इसे एक बड़े से डायग्राम से समझाता हूँ मैं यहाँ पर। कितने भी टेंडन प्रोवाइड करा सकते हैं, यहाँ पर मैं 4 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सबके ऊपर एंकरेज प्लेट लगी है इस तरह से। प्री टेंशनिंग में तो क्या होता है, सबसे पहले हम टेंशनिंग कर देते हैं, फिर कॉन्क्रीटिंग करते हैं, और लास्ट में जब ट्रांसफर ऑफ लोड होता है उसमें कट करना पड़ता है, तो उस कटिंग वाली स्टेज के ऊपर प्री टेंशनिंग के अंदर वो कंक्रीट कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन पोस्ट टेंशन में तो ऐसा नहीं, क्योंकि पहले कंक्रीटिंग की गई, होलो डक्ट खाली छोड़े गए, तो एक ही साथ टाइट किया जा रहा है। तो जब सिंगल टेंडन हो या फिर बहुत सारे मल्टीपल टेंडन को एक साथ हम वहां पर टाइट करेंगे यानी कि स्ट्रेच करेंगे, तो हमें कोई भी लॉस ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन क्या हो, सबसे पहले जो हमारे पास 4 टेंडन है, नाम लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4, इसी सीक्वेंस में हम इनको स्ट्रेच करते जाए, तब क्या होगा, तब उसके लिए हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले आपने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेज थी, इसको स्ट्रेच किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये इसकी टेंडन के नंबर है, वो टेंडन को स्ट्रेच करने की स्टेज भी यही है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस फर्स्ट वन को स्ट्रेच किया है। यहाँ पर जब आप इसको फर्स्ट वन को स्ट्रेच करने वाले होगे, साथ साथ में टाइट करते जाओगे, और हमें पता है जब सिंगल टेंडन को हम स्ट्रेच करते हैं तब उसमें हम नो लॉस ऑब्जर्व करते हैं। तो इनिशियली तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, कोई लॉस नहीं मिला। ठीक है, इनिशियली मुझे नो लॉस ऑब्जर्व हुआ। सेकेंड टाइम पर, ठीक है, अब सेकेंड टाइम पे क्या करूं, सेकेंड टाइम पर जब मैं इसे यू स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है, तब यहाँ पर कंप्रेशन भी लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ कंप्रेशन लग रहा है, तो क्या बच्चों मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर भी साथ में ही लग रहा है। ठीक है, जब आप इसको स्ट्रेच करके इस जगह पर कंप्रेशन लगा रहे हो, तो बच्चों यहाँ भी तो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व होगा। अब यहाँ कंप्रेशन आ रहा है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आ रहा है, तो उसकी वजह से इलास्टिक शॉर्टनिंग होगी। तो ड्यू टू applying stress या फिर force in second tendon, we will observe loss of elongation due to elastic shortening in first tendon, और उस loss of elongation को मैं डेल्टा 2 का नाम दे दूंगा। आया कौन सी है, सबसे पहले वाले टेंडन में। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए, अगेन मैं इसको ऐसे टेंस कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो अब मुझे इन दोनों के अंदर कंप्रेशन मिलेगा एक साथ। ठीक है, इन दोनों में मिलेगा ना, यहाँ पर भी ये पूरा कंप्रेस होगा, ये पूरा कंप्रेस होगा, इसमें तो कोई लॉस नहीं होना होता, क्योंकि हमें पता है, इतनी देर पहले हमने देखा कि अगर साथ में किसी सिंगल बार को कंसिडर किया जाता है और उसके जब उसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं तब उसके ऊपर कोई भी लॉस नहीं आते। तो इस वाले में तो कोई लॉस नहीं आया अभी तक, लेकिन इसमें बच्चों क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा 3। अगर इसमें डेल्टा 3 आया है तो बच्चों इसमें भी डेल्टा 3 आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको कि जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं तब इन दोनों के अंदर कंप्रेशन आएगा। ठीक है, जब इस टेंडन को स्ट्रेच कर रहा हूं, एंकरेज प्लेट कंप्रेस हो रही है, इन दोनों में कंप्रेशन आएगा, यहाँ पर भी शॉर्टनिंग हो जाएगी। अब यहाँ शॉर्टनिंग हो जाएगी तो इनकी वजह से डेल्टा 3 हो रहा है। थर्ड टेंडन है, थर्ड टेंडन की वजह से लॉस ऑफ एलोंगेशन हो रहा है, उसे मैं नाम दे रहा हूँ डेल्टा 3। तो दोनों के अंदर फर्स्ट और सेकंड में डेल्टा 3 आ जाएगा। इसी तरह से जब मैं फोर्थ वन को यहाँ पर टेंस कर रहा हूँ, फोर्थ वन को यहाँ टेंस करूंगा, कंप्रेशन होगा साथ में, ऊपर वाली जितनी भी मेरे पास टेंडन लगी हुई है सबके ऊपर एक साथ टेंस, यहाँ पर क्या लग जाएगा मेरे पास, कंप्रेशन, यानी कि इलास्टिक शॉर्टनिंग होने लग जाएगी। तो उसको नेमिंग कर देता हूँ डेल्टा 4। तो यहाँ पर डेल्टा 4 सबके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे मैं मल्टीपल टेंडन को सीक्वेंशियली यहाँ पर टेंस कर रहा हूँ यानी कि स्ट्रेच कर रहा हूँ, ऊपर की जो मेरे टेंडेंस है उनके ऊपर इलास्टिक शॉर्टनिंग यानी कि लॉस ऑफ एलोंगेशन
दिखाई देता जा रहा है। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? लॉस ऑफ एलोंगेशन ये दिखाई दे रहा है। और एक ऑब्जर्वेशन मैंने क्या की, नोट लगा के लिखूंगा मैं, टेंडन विच वाज स्ट्रेच इनिशियली, जिसको सबसे पहले हमने स्ट्रेच किया था, उसमें लॉस ऑफ एलोंगेशन यानी कि डिफॉर्मेशन, इलास्टिक शॉर्टनिंग सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की गई है। और जिसे सबसे लास्ट में हमने स्ट्रेच किया था उसमें मिनिमम ऑब्जर्व की गई है। तो नोट लगा के बच्चों आप लिख देंगे, द टेंडन which was stretched initially or in the start, the tendon which was stretched in the start will observe maximum loss। ठीक है, और the tendon which was stretched in the last will observe minimum loss। यानी कि आप देख भी सकते हैं बाई डायग्राम, जिसको हमने सबसे लास्ट में स्ट्रेच किया उसमें मिनिमम लॉस है, जिसको सबसे पहले स्ट्रेच किया था उसमें क्या है बच्चों? मैक्सिमम लॉस आ गया। ओके, अब बच्चों हमने जितने लॉसेस अब तक पढ़ लिए हैं, ये जो 4 लॉसेस हैं प्री टेंशन में भी आएंगे, पोस्ट टेंशन में भी आएंगे। लेकिन इसके बाद आने वाले जितने भी लॉसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पोस्ट टेंशन के अंदर अकर होंगे, पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर अकर होंगे। ठीक है, इसलिए अब इनके ऊपर एक नोट लगाकर आपको स्टेटमेंट बताता हूं मैं। टोटल लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, total loss of pre-stress is 20 to 25% in the case of pre-tension pre-stress कंक्रीट। अगर आप प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करोगे तो उसमें जो टोटल लॉसेस आने वाले, जितने 4 लॉसेस हमने अब तक पढ़े हैं, उसकी वजह से कितने लॉस आते हैं बच्चों? 20 टू 25% तक। ठीक है, और नोट नंबर 2 लगाकर आप क्या लिखोगे? सेकेंड नोट है हमारा, टोटल लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। प्री टेंशन में पढ़ लिया तो पोस्ट टेंशन में कितने होंगे? तो वो होंगे बच्चों ओनली 10 to 15% इन पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कुछ देर पहले बताया था कि अब तक जितने जो हमने 4 लॉसेस पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने आते हैं? प्री टेंशन के अंदर, यानी कि दोनों के अंदर ऑब्जर्व होते हैं। और अब जो आने वाले जो लॉसेस हैं वो किस में ऑब्जर्व होंगे? ओनली इन पोस्ट टेंशन। तो यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी प्री टेंशन की, तो इसमें हमारे को 4 लॉसेस ऑब्जर्व होते हैं और पोस्ट टेंशन के अंदर हमें 6 लॉसेस ऑब्जर्व होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ लॉसेस, तो नंबर ऑफ लॉसेस तो बच्चों ज्यादा होते हैं पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। लेकिन परसेंटेज लॉस जो टोटल लॉस होने वाला है, यानी कि मान लीजिए कि इनिशियली अगर यहाँ पर मेरे पास सिग्मा नोट की वैल्यू, इनिशियल प्री स्ट्रेस की वैल्यू 1000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर थी, तो इसके अंदर तो कितनी हमारे को लॉस मिल जाएंगे? 200 से 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक का लॉस मिलेगा। और इसमें टोटल जो लॉस, यानी कि सारे लॉस मिलाकर ये जो 4 लॉस आने वाले हैं ना, सबका सम करके हमें कितना लॉस मिलेगा? 200 से 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और इसमें बच्चों कितना मिल जाएगा हमें? 100 से 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक का लॉस ऑब्जर्व होगा। ओके, तो जो टोटल लॉस है वो पोस्ट टेंशन में कम आता है, लेकिन नंबर ऑफ लॉसेस की बात करूं तो वो पोस्ट टेंशन के अंदर ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, अब इसी की वजह से हमारे को अगर बताना हो कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम कितना यूज करें, तो वो प्री टेंशन के लिए अलग रहता है, पोस्ट टेंशन के लिए अलग रहता है। अब आपने ऑब्जर्व किया, क्योंकि नंबर ऑफ लॉसेस इन प्री स्ट्रेसिंग प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट आर मोर, तो प्री टेंशन के अंदर आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करना पड़ेगा? M40। क्यों? क्योंकि लॉसेस ज्यादा हैं। और पोस्ट टेंशन के अंदर कौन सा यूज कर लोगे आप?
इसके लिए आपको सिंपली यूज करना है M30, ठीक है। प्री टेंशन की बात करोगे 40 M40 और पोस्ट टेंशन की बात करोगे M30। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि टोटल लॉस प्री टेंशन में ज्यादा है, लॉस ज्यादा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें मटेरियल ज्यादा स्ट्रेंथ का लगाना पड़ेगा, ताकि जो रिक्वायर्ड हमारा पर्पस था, फाइनल पर्पस था, वो फुलफिल हो सके। क्योंकि अगर आप वीक लगा दोगे उतने, तो लॉसेस ही आगे, लॉस आगे, तो उसको प्री टेंशन बनाने का मतलब ही क्या हुआ? ओके बच्चों, तो चलिए ये पढ़ लिया हमने लॉस। 4 लॉसेस थे जो प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन में दोनों में आ गए। अब जो लॉस आने वाले हैं तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ। नाउ रिमेनिंग लॉसेस will be observed in post tension pre stress concrete। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो इसी के साथ ही हम हमारा फिफ्थ लॉस पढ़ेंगे। फोर्थ पढ़ लिया था, अब किसकी स्टडी करेंगे हम? हमारे फिफ्थ लॉस की। तो फिफ्थ लॉस कौन सा है? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। और जो बच्चों ये पिछला लॉस था ना हमारा, वेट अ मिनट, ये वाला, एक मिनट बस, हाँ जी, ये पढ़ा था। तो प्री टेंशन के लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो पोस्ट टेंशन के लिए फॉर्मूला नहीं बताया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पोस्ट टेंशन के अंदर भी वो फॉर्मूला तो नहीं बदलने वाला। जो हमने लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा इक्वल्स टू MFC निकाला था ना, वो दोनों में सेम रहेगा। लेकिन बस पोस्ट टेंशन के अंदर हर टेंडन का आपको सेपरेट निकालना पड़ेगा। सेपरेट निकालते निकालते आपको जो लॉस होने वाला है वो भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो मेथोडोलॉजी है सेकंड वन के लिए, टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बट द फॉर्मूला वी आर यूजिंग इज गोइंग टू बी सेम, सिमिलर और सेम। ओके, तो चलिए हमारा फिफ्थ लॉस पढ़ते हैं आज का। द नेक्स्ट लॉस इज ड्यू लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। अब इसमें देखिए क्या ऑब्जर्व होता है हमारे पास। ये आपको एक मेंबर दे रखे हैं, ठीक है, बीम मेंबर है। इस बीम मेंबर में आपने क्या किया? ओके, इस बीम मेंबर में आपने ये टेंडन प्रोवाइड किया। इस टेंडन के ऊपर लग रहे थे, इस तरह से लोड लगाने थे, स्ट्रेचिंग करनी थी हमें। क्या करनी थी? पहले इसकी स्ट्रेचिंग करनी थी। याद रखना ये वाला लॉस सिर्फ और सिर्फ ओनली इन पोस्ट टेंशन के अंदर आएगा। क्योंकि एंकरेज स्लिप कहाँ हो सकती है? एंकरेज स्लिप का बेसिकली मतलब बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए डायग्राम में, खींचा, जब इसको खींच रहा था और खींचने के बाद जब मुझे इसकी एंकर करना था, एंकरेज प्लेट के थ्रू मुझे इसकी एंकरेज करना था, यानी कि बांधना था, तो थोड़ा सा स्लिप हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम धागा वगैरह बांधते हैं ना, बलून को फुला के धागा बांधने की कोशिश करते हैं, तब थोड़ा सा वो स्लिप हो जाता है। तो उसी फिनोमिना के हिसाब से, समझने के हिसाब से, एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, कि वैसे ही स्लिप होकर थोड़ा सा लॉस ऑफ एलोंगेशन हो जाता है। और आपको पता है जैसे ही लॉस ऑफ एलोंगेशन हुआ, हमें वहां पर बच्चों क्या ऑब्जर्व हो जाएगा? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये था हमारा लॉस ऑफ एलोंगेशन, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। फॉर्मूला अगेन क्या बनेगा बच्चों? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन एंड चेंज, एप्सिलॉन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। याद रखना ES किसके लिए? फॉर स्टील। और अब ये एप्सिलॉन क्या है? स्टील का है, कंक्रीट का है, क्या करे, कौन सा स्ट्रेन है? तो सिंपली कुछ नहीं, जब भी एंकरेज स्लिप की बात की जाती है तब आपको दो वैल्यू दी होती है, डेल्टा एल और एल की। डेल्टा एल क्या है यहाँ पर? लॉस ऑफ एलोंगेशन, दिस इज लॉस ऑफ एलोंगेशन। या बेसिकली आपको बोल देंगे कि स्लिप की वजह से, एंकरेज स्लिप की वजह से आपके पास चेंज इन लेंथ आ गया डेल्टा एल। और ये क्या थी? मेरी इनिशियल लेंथ ऑफ मेंबर, ठीक है। दिस वन इज इनिशियल लेंथ ऑफ मेंबर। तो फाइनल फॉर्मूला लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस का आप जो यूज करने वाले हो यहाँ पर क्या बन जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एंड
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा यहाँ पर। तो ये था इसका इतना यूज। और अगेन आपको इसमें अगर पूछ लेता है कि परसेंटेज लॉस बताओ तो कितना बताओगे? चेंज इन स्ट्रेस यानी कि जो लॉस ऑफ स्ट्रेस है प्री स्ट्रेस अपॉन में इनिशियल प्री स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हो, परसेंटेज लॉस को इवेल्युएट कर सकते हो। तो जो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल जो मेरे को लगता है कैलकुलेट करना वो लगता है मुझे एंकरेज स्लिप वाला, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई मुझे स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगाने की मैं एंड पर कैलकुलेट करूँ, एफसी की वैल्यू सेंटर पर करूँ, इसेंट्रिसिटी कितनी लूँ, जो बेंडिंग स्ट्रेसेस में वाई लेते हैं ना एम अपन आई इंटू वाई, उसकी जगह ई कहाँ रखूँ कितना रखूँ, उन सबको मुझे कुछ नहीं देखना। यहाँ पर मुझे सिंपली क्या रखना है, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी आपको रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब तक नहीं दी हो, अगर दी हो तो आपको जो क्वेश्चन में दी है सिर्फ वही रखनी है। ओके बच्चों, तो आज का जो लास्ट हमारा लॉस रहने वाला है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सिक्स जो हमारा लॉस है एंड द फाइनल लॉस ऑफ आवर कोर्स, दैट इज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण बोलते हो ना जिसे आप, वो वाला फ्रिक्शन कि किसी भी सरफेस के ऊपर कोई मटेरियल पड़ा है, लोड लगाया तो सरफेस रेजिस्टिंग फिनोमिना के कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो वाले फ्रिक्शन की बात चल रही है, और कोई सेपरेट फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में देखते हैं हम। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन दिस लॉस इज ऑब्जर्व्ड इन पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट ओनली, इन पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ओनली। ओके, अब इसमें देखिए होता क्या एक्चुअल में, अगेन इसको मेथड से समझना पड़ेगा जो आपका प्री स्ट्रेसिंग का मेथड था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों की बेसिक जरूर देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और फिर पढ़ो। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से डायरेक्ट, ज्यादा सोचना भी नहीं होता कि कुछ घुमा के पूछेगा कुछ करेगा, नहीं, सबसे सिंपल और सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन इवन इन गेट में भी ऑब्जर्व किया गया है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आप स्किप ना करें, जितना शॉर्ट में हो सके कंप्रेस करके मैं बताना चाह रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, ताकि कम टाइम में आपको ज्यादा नॉलेज यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो हमारा पोस्ट टेंशनिंग के अंदर अगर आपको याद हो तो इसमें बच्चों क्या होता था कि इस तरह का मेंबर था, राइट, उसके अंदर हमने टेंडन डालना है, लेकिन टेंडन के लिए आपको यहाँ पर क्या दिया होता था, एक खाली जगह, खाली जगह यानी कि होलो डक्ट। यहाँ पर क्या दिया होता था, होलो डक्ट यानी कि खाली जगह दी होती थी। और टेंडन मैंने आपको क्या बताए थे बच्चों, टेंडन इज नॉट ए बार, it is bunch of cables, bunch of wires joined together in rotated form to be work like a, ठीक है, एक काम करना है किसकी तरह, एक बार की तरह काम करना है। ठीक है, बंच ऑफ वायर को हमने रोटेट करके एक कंप्रेसिंग फॉर्म में उसको हमने किस में फॉर्म करके रखा है, एक बार की तरह दिखा रहे लेकिन बार है नहीं। ठीक है, तो क्योंकि बंच ऑफ वायर्स हैं, जब हम इस टेंडन के अंदर डाल रहे होंगे, इस डक्ट के अंदर डाल रहे होंगे, क्या एकदम स्ट्रेट चली जाएगी? स्ट्रेट तो कब होगी, जब हम इसके ऊपर स्ट्रेचिंग कर रहे होंगे, टेंशनिंग लगा रहे होंगे और एंकरेज प्लेट से साथ साथ कंप्रेस कर रहे होंगे, राइट। अब क्या होगा, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में आपको कैसी ऑब्जर्व होगी, अंदर कुछ इस तरह से, राइट, अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ कर्वेचर तो आएगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया। जब आप इसको इंसर्ट कर रहे होगे तब तो इसके अंदर ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर जो टेंडन एंड ये जो कंक्रीट होलो डक्ट की कंक्रीट सरफेस है, कंक्रीट सरफेस ऑफ होलो डक्ट विल बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के अंदर कांटेक्ट में आएंगे, सरफेस कांटेक्ट में आ गई तो वहां पर आपको पता है जैसे ही सरफेस आती है आपको क्या ऑब्जर्व होता है बच्चों, वहां पर
आपको फ्रिक्शन ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। जहां भी कॉन्टेक्ट आ गया, जैसे ये दो सरफेस है, इनके बीच में भी क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा। तो ये तो मैंने आपको सामने लॉन्गिट्यूडनली सरफेस से दिखाया। एक कॉमन सेंस से भी देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर यूज करूं, होलोडक्ट को थोड़ा सा लार्ज करके बता रहा हूं मैं, कि मुझे ब्लैक बनाना है यहाँ पर, या ब्लू यूज करते हैं क्योंकि होलोडक्ट को हमने ब्लू कलर से दिखा रखा है। तो हमारे पास दो होलोडक्ट हैं, ओके, इस तरह से। इन होलोडक्ट के अंदर जो हमारा ये टेंडन था, हम मानकर तो ये चलते हैं कि टेंडन क्या आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बीचों बीच आना चाहिए, यानी कि जो मेरी आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। आइडियल कंडीशन कैसी होनी चाहिए कि टेंडन कंक्रीट सरफेस को टच ना करे, सिर्फ एंकरेज प्लेट है वही क्या करें, साइड से कंप्रेशन लगाएं। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा ऑब्जर्व होगा? नहीं बच्चों, ये क्या आ जाएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा। तो जो एक्चुअल कंडीशन हमें ऑब्जर्व होगी, एक्चुअल कंडीशन ऑब्जर्व विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। जब इसकी तरह एक्चुअल कंडीशन ऑब्जर्व हो रही है, कंक्रीट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन ऑब्जर्व किए जाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन ऑब्जर्व किए जाएंगे तो उनके कारण कुछ लॉस होंगे। तो लॉसेस के बाद बचा हुआ जो मेरे पास प्री स्ट्रेसिंग फोर्स होगा, remaining pre-stressing force after the friction losses will be, let us assume px, ठीक है। px क्या है, where px is remaining pre-stressing force, फोर्स की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस की थोड़ा, स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, थोड़ा ध्यान से सुनना। remaining pre-stressing force observed in after observed in post tension member after loss due to फ्रिक्शन। अगर उसे px के नाम से देता हूं मैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, p नॉट एक्सपोनेंशियल वाला e, उसकी पावर माइनस में नेगेटिव पावर के साथ kx प्लस म्यू अल्फा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको ऑब्जर्व होगा यहाँ पर। कई बार क्या करता है कि कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। px यानी कि रिमेनिंग प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, लॉस नहीं है ये, रिमेनिंग बचा हुआ। मान लो कि 15% लॉस हो गया, मैक्सिमम 15% लॉस, तो आपको जो 85% जो बचा हुआ लोड है वही क्या आ जाएगा, 85%, यानी कि px के इक्वल हो जाएगा। तो px इज इक्वल टू p नोट, यानी कि p नोट यहाँ पर क्या है, इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाइड, या इनिशियली अप्लाइड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक है। ई तो आपको पता है एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर के देखिए क्या है, दिस इज वोबल करेक्शन फैक्टर, ठीक है, फॉर कंसिडरिंग कर्वेचर इफेक्ट, ओके बच्चों। और ये जो म्यू है, जिसने भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया वो म्यू समझ गया होगा कि कौन से वाला ट्रांसपोर्टेशन में जो म्यू यूज करते हैं ना हम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वही वाली चीज है। दिस इज म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चों एक चीज थोड़ा ध्यान से सुनना, एग्जाम के अंदर इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स तो दिया होता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको वोबल करेक्शन फैक्टर, यानी कि फॉर कंसीडरिंग द कर्वेचर इफेक्ट, एंड सेकंड वन इज अवर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो हमें याद करना पड़ता है 0.40 0.15, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ सिंपली दिया होगा दिस वैल्यू विल बी, these values will be given in क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसको वरी करने की जरूरत नहीं। अब बची हुई टर्म्स हमारे पास क्या है, एक तो है बच्चों x एंड सेकंड है अल्फा, ठीक है। एक तो क्या है x और सेकंड है अल्फा। x के लिए लिखिए, चलिए इसी पेज पर लिख देता हूँ थोड़ी जगह बनाकर, ताकि आप एक साथ यहाँ पर नोट कर पाओ।
ऊपर लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स के लिए आप क्या लिखोगे, दिस इज लेंथ ऑफ सेक्शन टू बी कंसिडर्ड, लेंथ ऑफ सेक्शन टू बी कंसिडर्ड फॉर पीएक्स कैलकुलेशन या फिर रिमेनिंग प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, ये तो वैल्यू क्या होगी, जितनी लेंथ यानी कि आपको x इक्वल टू 0 लेंथ पर निकालना है कुछ, या फिर मिड सेक्शन यानी कि L/2 लेंथ पर निकालना है, कंप्लीट लेंथ पर यानी कि L लेंथ पर निकालना है, तो उसके हिसाब से x वेरी करता जाएगा। और जो हमारा मेथड ऑफ पोस्ट टेंशनिंग में भी दो मेथड होते हैं, वन एंड जैकिंग एंड टू एंड जैकिंग, तो उसके हिसाब से भी x की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ देखिए, अब x पता लग गया, उसके साथ ही लास्ट बचता है मेरा अल्फा। अल्फा इज चेंज इन slope of tendon profile. This is change in slope of tendon profile. Okay. And wait a minute. We are here on next page. अब इसमें आपको बच्चों दो केस बनाने हैं। एक है हमारा केस 1, जिसका नाम मैं दे देता हूं वन एंड जैकिंग, एंड सेकंड केस हो जाएगा हमारा टू वे जैकिंग या फिर टू एंड जैकिंग। ओके, ये जो बच्चों वन एंड जैकिंग एंड टू एंड जैकिंग कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्स एंड अल्फा। We are doing this for calculation of x and alpha। x क्या था, जो लेंथ ऑफ सेक्शन जहां पर हमें प्री स्ट्रेसिंग रिमेनिंग फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, अल्फा हो जाएगा कि चेंज इन स्लोप ऑफ दिस टेंडन प्रोफाइल या फिर टेंडन केबल प्रोफाइल, कुछ भी आपको नाम से आ सकता है। बेसिकली चेंज इन स्लोप निकालना है आपको। ठीक है, वन एंड जैकिंग है, तो इसके लिए आप मेंबर लिया सबसे पहले। ठीक है, वन एंड जैकिंग का मतलब समझिए पहले क्या होता है। ओके, let's use some different color here. Wait a minute. I'm trying something new in this board. Okay. हम एक बार यही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ समझने के लिए। तो इस तरह से एक ही साइड से फोर्स लगाना, एक ही साइड से प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P लगाना। ठीक है, एक बार P नोट नाम दे देते हैं, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला लिखा था Px इक्वल्स टू P नोट, तो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, उसको मैं P नोट नाम से बोल देता हूँ। तो P नोट हमारे पास लगा है, और जैकिंग मैंने सिर्फ एक साइड यानी कि एंकरेज सिर्फ एक साइड लगा है। अब आप सोचेंगे कि अगर एक ही साइड एंकरेज लगा है तो लोड तो सिर्फ यहीं से जनरेट होगा, यहाँ से कंप्रेशन कैसे आएगा। तो बच्चों इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, जब भी किसी मेंबर के ऊपर आप रिस्ट्रेन कर देते हो उसकी मूवमेंट को, तब आप चाहे एक साइड से फोर्स लगाओ, दोनों साइड से फोर्स लगाओ, इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल, देन द स्ट्रेस इज जनरेटेड इन दैट सेक्शन, if that section is in stable equilibrium, static stable equilibrium, the value of stress is generated will be equal also। ठीक है, उसका कोई चेंज नहीं आने वाला, स्ट्रेसेस तो जनरेट होंगे ही होंगे उसमें। ओके, तो ये था वन एंड जैकिंग। वन एंड जैकिंग में यहाँ थोड़ा सा आप देखिए, ये मेरी क्या थी, न्यूट्रल फाइबर। ये क्या आ गई बच्चों, न्यूट्रल फाइबर आ गई यहाँ पर। और इस न्यूट्रल फाइबर और इसके साथ अब मुझे क्या बनाना है, इसका चेंज इन स्लोप भी कराना है। अब x पता है क्या था हमारा, x देखिए एक बार, जो मैं सेक्शन सेक्शन बार बार कर रहा हूँ ना, कि x लेंथ ऑफ सेक्शन, तो x जीरो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, और x इक्वल टू एल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, और कहीं मिड सेक्शन में लेता हूँ मैं, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू एल बाय टू हो जाएगा। ठीक है,
अभी मुझे x इक्वल टू 0 और l पे ऑब्जर्व करना है, यानी कि जब आप वन एंड जैकिंग के लिए कंसीडर करोगे तब आपको x को किसके इक्वल ले लेना है, सिंपल l के। उस फॉर्मूला में जो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था ना, px इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में म्यू अल्फा प्लस kx, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। तो इसमें x की जगह आपको क्या रखना है बच्चों, सिंपली l रख देना है फॉर द केस ऑफ वन एंड जैकिंग, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या रखना है, अल्फा कितना है, तो अल्फा क्या है, चेंज इन स्लोप। तो पहला स्लोप तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, इस तरह से घूम रहा है यानी कि क्लॉकवाइज। इसको बोल दिया थीटा, ठीक है, थीटा वन बोलो, थीटा बोलो। इसकी वैल्यू है जो, और यहाँ जो ये वैल्यू ऑब्जर्व हो रही है हमें, ये भी कितना है, थीटा, ठीक है। और ये चेंज कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 थीटा, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज को समझिए, मैथमेटिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जनरली तो क्या किया जाता है कि किसी ट्राइंगल के अंदर, ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर में हाईलाइट किया, किसी ट्राइंगल के अंदर आप इस तरह से ये बाहर वाला एंगल निकालते हो, ये इंटरनल एंगल जो इसके सामने वाले हैं उनके समीशन के इक्वल हो जाता है। लेकिन जो ये मैंने यहाँ समीशन लिया है, वो कौन सा लिया है, ये इतना एंगल देखिए, और इतना एंगल, ये ऊपर वाली जगह जो है ये मैंने कंसिडर ही नहीं की है। तो आप सोचेंगे सर ये तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब मैं आपको प्री स्ट्रेसिंग बता रहा था तब मैंने आपको बच्चों पहले भी कहा था कि हमें ऑब्जर्व तो होता है कि ये स्लोप बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये स्लोप बहुत ज्यादा है, लेकिन स्लोप ये बहुत कम होता है। इसलिए मैंने पी कोस थीटा को पी के इक्वल मान लिया था। याद है आपको कि पी कोस थीटा को मैंने, जब मैं स्ट्रेस कंसेप्ट और लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट पढ़ रहा था, पी कोस थीटा को मैंने पी के इक्वल मान लिया था, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल आता है, ठीक है। इसलिए कोस थीटा में थीटा स्मॉल होने की वजह से उसकी वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कोस 0 1 है, और उसके 0 के पास वाली कोई भी वैल्यू लगभग 1 के इक्वल है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वैल्यू में चेंज नहीं आता उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेंज इन स्लोप 2 थीटा ऑब्जर्व हो रहा है। एक तो है पॉजिटिव स्लोप थीटा, यानी कि पॉजिटिव स्लोप यानी कि क्लॉकवाइज वाला स्लोप, ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, राइट। स्लोप कैसे मेजर करते हैं, जिस भी लाइन का स्लोप निकालना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वहां से घुमा दो। अब ये क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसलिए क्या एंटी क्लॉकवाइज स्लोप यानी कि नेगेटिव स्लोप हो गया, और ये लाइन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव स्लोप मानते हुए काम किया। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगी, 2 थीटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 थीटा के। लेकिन भाई अब ये थीटा कितना है, तो अगर आपको पैराबोलिक प्रोफाइल याद हो केबल की, फॉर पैराबोलिक प्रोफाइल y इज इक्वल टू की किसी भी सेक्शन के ऊपर अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाती थी, 4e/l², जिसमें e क्या थी इसकी, ये डिप या फिर इसेंट्रिसिटी कह दो आप, 4e/e², 4e/l², x इंटू l माइनस एक्स। तो पैराबोलिक प्रोफाइल के लिए y की वैल्यू अगर ये हो जाती है, तो थीटा यानी कि dy/dx स्लोप मेरे पास क्या हो जाएगा, 4e/l², l माइनस 2x, ठीक है। इस स्लोप की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी मेरे पास, dy/dx स्लोप इज इक्वल टू 4e/l², l माइनस 2x, ठीक है। इसे हम सिंपली कॉपी करके ले जाते हैं यहाँ से, नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे, कंट्रोल वी, ओके नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसको टाइप ही कर लेते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्लोप की वैल्यू बच्चों कितनी निकाली, dy/dx थीटा इज इक्वल टू 4e/l², ठीक है, l माइनस 2x, ये थीटा है मेरा। अब थीटा यहाँ पर देखिए, लास्ट स्लाइड में चलेंगे हम, थीटा को यहाँ ऑब्जर्व करिए। एक थीटा तो कहाँ आ रहा है, x इक्वल टू 0 मीटर पर, और दूसरा थीटा कहाँ आ रहा है, x इक्वल टू l पर। तो जो दोनों थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है वो बच्चों कहाँ से आएगी, या तो आप क्या कर सकते थे,
कि डायरेक्ट 2 थीटा लिख दो, ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस से भी हमें पता है क्योंकि दोनों थीटा इक्वल है, पूरी बीम सिमेट्री के अंदर है, तो दोनों थीटा की वैल्यू इक्वल आने वाली है। अज्यूम कर लेते हैं नहीं आती, ठीक है, दोनों को थीटा 1 और थीटा 2 अज्यूम कर लो, तो अल्फा इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, अज्यूम कर लिया कि ये है, नहीं सेम, तो मैथमेटिकली इसे प्रूव करके देखते हैं। यानी कि इस थीटा की वैल्यू एक तो x इक्वल्स टू 0 पर निकालनी है, दूसरी x इक्वल्स टू l पर निकालनी है, तो चलिए वैल्यू को कैलकुलेट करें। x इक्वल्स टू 0 पर बच्चों देखो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 4e बाय l, क्योंकि जैसे आप x इक्वल्स टू 0 रखोगे ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0 पूरी, इस l से ये l स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, इस l से l स्क्वायर की पावर कट जाएगी, तो मेरे पास बचेगा नीचे सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में l बचेगा, तो फाइनल वैल्यू थीटा की x इक्वल्स टू 0 के लिए कितनी हो जाएगी 4e अपॉन l, यानी कि थीटा 1 तो कितना हो जाएगा 4e अपॉन l। x की जगह इस बार क्या रखो, l रख के देख लो, तो रख देते हैं भाई 4e बाय l स्क्वायर, l माइनस 2l। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा l माइनस 2l, तो माइनस का l बचेगा, माइनस के l से स्क्वायर कट हो जाएगा यहाँ पर, थीटा इक्वल्स टू माइनस का 4e बाय l, तो यानी कि थीटा 2 की जो वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है 4e बाय l, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा माइनस का, और थोड़ी देर पहले ही तो हमने देखा है यहाँ पर, इसमें देखिए नोटिस कीजिए, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये अगर पॉजिटिव आएगा तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आना चाहिए, जो कि हमने मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया, नेगेटिव आ गया, उसके साथ साथ डायरेक्शन भले नेगेटिव हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो मैंने क्या कहा बच्चों, अगर आप चाहो तो 2 थीटा लिख सकते थे, अगर 2 थीटा नहीं लिख रहे हो अलग अलग लिख रहे हो तो भी दोनों की वैल्यू क्या आने वाली सेम, अल्फा क्या हो जाएगा इनके दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 4e बाय l, जब भी किसी चीजों का सम किया जाता है तब उनके डायरेक्शन सिमिलर होनी चाहिए, इसलिए माइनस माइनस 4e बाय l करके, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू 8e बाय l हो जाता है इन द केस ऑफ वन एंड जैकिंग, ठीक है, इन द केस ऑफ वन एंड जैकिंग आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 8e अपॉन l, और जहां पे e का मतलब क्या था मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पैराबोलिक टेंडन एंड न्यूट्रल फाइबर, या फिर सिंपली इसेंट्रिसिटी या फिर डिप, ठीक है, इतना समझ आ गया, ये था हमारा केस नंबर 1 इसमें फॉर वन एंड जैकिंग। अब मुझे क्या करना है 2 एंड जैकिंग करनी है, तो नेक्स्ट पेज पर चलें, केस नंबर 2, 2 एंड जैकिंग। याद रखना बच्चों ये प्री टेंशन के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेंशन के अंदर है, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रेसेस तो पोस्ट टेंशन, नंबर ऑफ लॉसेस पोस्ट टेंशन में ज्यादा है, लेकिन टोटल परसेंटेज लॉस इसमें ज्यादा है प्री टेंशन में, इसलिए उसमें M40 मिनिमम ग्रेड, इसमें M30 मिनिमम ग्रेड। टू एंड जैकिंग की बात करूं, टू एंड जैकिंग के लिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करूं पहले, ओके इट इज नॉट ड्रॉइंग, अनेबल टू ड्रॉ हियर, आई डोंट नो व्हाई, चलिए कोई बात नहीं, पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का मेरा एक मेंबर था, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा तो क्या हुआ 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, और उसके बाद इस मेंबर के अंदर मैंने टेंडन डाला है, चलिए पैराबोलिक ही ले लेते हैं इस बार भी, ये क्या आ गया मेरा पैराबोलिक टेंडन यहाँ पर, इस टेंडन के ऊपर टू एंड जैकिंग, मतलब कि इस बार इधर से भी खींचेंगे और इधर से भी खींचेंगे, स्ट्रेचिंग का काम इस बार दोनों साइड से चलेगा, तो इधर से भी एंकर, इधर से भी एंकर, कंप्रेशन भी एक साथ हो रहा है, दोनों साइड से स्ट्रेचिंग कर ली, बीच में तो आप क्या प्रोवाइड करा रहे थे बच्चों न्यूट्रल फाइबर, और यहाँ सेंटर में ये मैक्सिमम डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी ई आने वाली थी, सिंपली इसे क्या लिख दोगे ई लिख दोगे, और उसके बाद टू एंड जैकिंग है तो आपको अब x की जगह क्या लेना पड़ेगा बच्चों L/2, क्योंकि पूरे सेक्शन पर P नोट इधर से भी लग रहा है इधर से भी लग रहा है, तो आप हाफ ही सेक्शन यहाँ पर कंसिडर करोगे, ठीक है, ओनली आपको x इक्वल्स टू L/2 तक का सेक्शन ही कंसिडर करना है, ये x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू L/2, ये x इक्वल्स टू L लेंथ हो जाएगी यहाँ पर, वी विल, सो आप नोट लगा कर लिख भी सकते हैं यहाँ पर, वी विल एनालाइज
ओनली हाफ पोर्शन या फिर हाफ ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस करते हैं। अगेन थीटा हमारे पास क्या आया था, तो थीटा मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 4e/L² L माइनस 2x। इसे नहीं याद तो पिछला लेक्चर देखो, उससे पुराने वाला पूरा एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। ठीक है, और थोड़ी देर पहले बताया थीटा हमने इधर कुछ नहीं डिफरेंशिएशन लिया एक्स के रिस्पेक्ट में। थीटा की वैल्यू आ गई। इस बार थीटा की वैल्यू आपको कहाँ कहाँ निकालनी है बच्चों, एक तो x इक्वल टू 0 लेंथ पे और दूसरी x इक्वल टू L/2 लेंथ पे। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 0 रखोगे तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4e/L। सिंपली थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4e/L, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो निकाला है। तो 0 रखोगे तो ये टर्म हट गई, L से L का स्क्वायर कट गया, 4e/L बच जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद स्क्वायर काटने का मतलब मेरा ये मत सोचना कि एल स्क्वायर पूरा ही हटा दिया, यानी कि उसकी सेकंड जो पावर लग रही है वो कट कर दी, एक्स्ट्रा वाला एल कट कर दिया, सिर्फ एल की पावर 1 बच गई है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए 4e/L लिख दिया मैंने। x इक्वल टू L/2 रखोगे तो यहाँ रख के देखो L-2 L/2, L/2 से 2 कट हो गया, L-L 0, यानी कि पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो x इक्वल टू L/2 के लिए थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। और थोड़ा सा भी यहाँ देखिए कॉमन सेंस, थोड़ा अगर दिमाग लगाएं, ये क्या दे रहा था यहाँ पर, पॉजिटिव स्लोप, इधर क्या है, नेगेटिव स्लोप। दोनों साइड की जैकिंग क्या है, बराबर, दोनों के लोड बराबर है, पूरी बीम में सिमेट्री है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप जाने के लिए बीच में एक ऐसी जगह तो आएगी ना जहां पर स्लोप को चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे जा सकते हैं, बीच में न्यूट्रल भी तो आना चाहिए, और न्यूट्रल कौन है मेरा, 0। यानी कि अगर मैं इसके मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं भी करता तो बाय कॉमन सेंस भी मुझे पता लगता है यहाँ पर थीटा की वैल्यू बीच में कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ये जो मेरा थीटा आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 4e/L होगी, और ये बीच में सेक्शन है, ये तो 0 है, तो चेंज इन स्लोप जो आपको ऑब्जर्व होगा वो अल्फा इक्वल टू थीटा ही होने वाला है। और इस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4e/L इन द केस ऑफ टू एंड जैकिंग। ठीक है, दिस वाज द केस ऑफ टू एंड जैकिंग। ओके, तो ये थे बच्चों आपके सारे के सारे लॉसेज, जिसमें हमने टाइम डिपेंडेंट लॉसेज और इमीडिएट लॉस दोनों को कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो होप सो आपको इसमें समझ आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो सिंपली आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हो। जब भी वो हम डाउट देखेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर कोई स्पेशल सीरीज चलाकर उसके लिए डाउट सोल्विंग एक स्पेशल सीरीज चला देंगे, जिसमें उस चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो होप सो आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।